बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम हुज़ैफ़ा और रिजा तो मेरे साथ से पहले वाली क्लास में थे, तो माज़ेब आप नहीं थी बेटा, तो आप पता नहीं माज़ेब को अभी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। माज़ेब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खाली माज़ेब का माइक कनेक्ट नहीं हुआ होगा। माज़ेब माइक कनेक्ट कर ले तो फिर मैं उसे बता दूंगा सिलेबस से मुताबिक। बताइए जी, हुज़ैफ़ा साहब और रिजा अलीहा, आप लोग बताइए कि रिवर्सिंग एंट्रीज में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है खुदा न खास्ता? नो सर, नो सर, 3 ही एल करे थे ओके, तीनों। बस तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हम पहला। सर जी सर। इसके अलावा तो मतलब और कुछ तो नहीं देखना होता, बस यही ऐसी करनी होती। बिल्कुल सर, आपने कुछ भी नहीं देखना होता। क्लोजिंग एंट्रीज में आपने एक्सपेंस, रेवेन्यू और कॉन्ट्रा कैपिटल को कॉन्ट्रा एक्सपेंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू क्लोज कर दिया, वो इनकम स्टेटमेंट में चले गए। और अब जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो, यानी रिवर्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे अपने जो मैंने मुझे पढ़ाना है उस क्लास से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रिवर्सिंग की बात करें तो रिवर्सिंग के लिए बस ये सिंपल सा रूल है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। जनाब अली कहाँ चला गया भाई? अभी भी बार में तो लिखवाया आपको, ये रहा। ठीक है जी माज़ेब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ था। दोपहर वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो ज़रा वो देख लीजिएगा प्लीज़, और उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा। बल्कि मैंने एक छोटा सा वीडियो का क्लिप भी बनाया है रिकॉर्डेड, जो आज बच्चों के साथ ही बनाया है। तो उसमें मैंने पार्ट 1 के सिलेबस से रिलेटेड बातें बता दी हैं, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा प्लीज़। ठीक है बेटा? बाकी ये रिवर्सिंग का रूल लिखा हुआ है। ये वाली वीडियो भी, 2 वीडियो अपलोड करूँगा मैं, और ये वाली जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये भी इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन फिलहाल 2 वीडियोस, टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है? और अभी हम कितनी क्लासेस लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे, फिर हम उसी हिसाब से अभी पढ़ने का अंदाज रखेंगे। 18 तारीख तक आप लोगों की डेट एक्सटेंड हो गई है एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की, तो पेपर वही 23, 24, 22, 23, 24, 24, 25 तक जा सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन रखें बेहतरीन तरीके से, इंतज़ार ना करें कि कब क्या होगा, आप प्रिपरेशन करें अपनी। सही है? ओके। ये डेट कंफर्म नहीं है? क्या कह रहे हैं? सॉरी। ये डेट कंफर्म जो 24 तारीख को पहला पेपर की आई है, ये कंफर्म नहीं है? ये 24 वाली डेट कंफर्म है, लेकिन उन्होंने पेपर एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड की है कि जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक जमा नहीं करा है वो करवा दें। अब अगर 18 को भी कोई एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाएगा तो 19-20 को वो जल्दी से प्रोसेस करके 21-22 तक उसका एडमिट कार्ड भेज देंगे, तो वो 23-24 को पेपर में, 24 को पेपर में अपेयर हो सकेगा। ये है, तो आप ये ना समझें कि पेपर आपके डिले होंगे, लेकिन ये कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब बेटा देखें, बात ये कि मैं आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ क्या जनाब अली, मुझे बताएं, हमने जो वर्कशीट बनाई है, सबसे पहले वर्कशीट हमने बनाई 2018 प्राइवेट की। सही है? अगर आप ये सवाल निकालें और इस सवाल को ज़रा देखें तो मुझे बताएं क्या इस सवाल में उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने को कहा है? बताएं। नहीं कहा। ठीक है? अगर हम इसी सवाल का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें तो हमारी प्रैक्टिस होगी। हम प्रैक्टिस पर्पस के लिहाज से किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आपसे 2 से 3 इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डिस्कस करूं, कम अज कम बोल रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितने बनाते जाओ, मुझसे फिर डेली बेसिस पे डिस्कस करते जाओ। जो टैली ना हो वो पूछते जाओ, वर्कशीट जो टैली ना हो वो पूछते जाओ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं पर्सनली कि मैं 3 इन वर्कशीट आपसे, 3 इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डिस्कस करूं। तो पहला मैं आपसे डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं 2018 प्राइवेट का। ये डिस्कस करने की खास वजह क्या है? अच्छा, रिजा ने भी एक सवाल किया था ना, अलीहा ने, वो बोल रही थी 2019 का कोई सवाल है सर, उसमें उनका प्रॉफिट वगैरह डिफरेंट आ रहा है।
ऐसी था कुछ? हाँ, यस सर। तो एक काम ये करता हूँ कि सर चलो, वर्कशीट तस्वीर सेंड करूँ? नहीं एक मिनट, मैं ये सोच रहा हूँ कि काम ये करता हूँ कि मैं 2018 प्राइवेट का इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहा था, लेकिन चलो इसका इनकम स्टेटमेंट तुम लोग बना लेना खुद, सही है? 18 प्राइवेट का ना, फिर मैं काम करता हूँ, मैं 2019 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर, रेगुलर प्राइवेट नहीं, रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 मैं ये सवाल अटेम्प्ट करवा देता हूँ, ताकि तुम लोगों का प्रॉफिट भी चेक हो जाए, एडजस्टमेंट भी चेक हो जाए, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इस सवाल में मांगा हुआ भी है। तो फिर तुम प्रैक्टिस के लिए किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्कशीट वाले सवाल को उठा के उसका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना, क्या ख्याल है? सही है? ये हम ये वाला सवाल कर लेते हैं अभी, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेंगी इसके एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ना जरा बड़े ध्यान से सुनना खुदारा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं। अगर पेपर में इस सवाल की एडजस्टमेंट फेयर बनाने से रिलेटेड सवाल आया ही नहीं, अल्लाह ना करे, या एडजस्टमेंट के सवाल का डेटा अलग आया और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के सवाल का डेटा अलग आया, तो बेटा फिर एडजस्टमेंट या तो दिमाग में बनेंगी या इतनी रफ बनेंगी कि वो सिर्फ आपको समझ आएंगी और कोई उसे समझ नहीं पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है? यस सर, आ गई। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि एक मिनट जरा अगर रुक जाएं आप लोग, मैं आप लोग एक काम ये करें बच्चों, आप लोग जो सवाल मैंने अभी बताया ना आपको 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, आप सब जल्दी से इसके एडजस्टमेंट बनाएं अपने रजिस्टर में। जिसने नहीं बनाई भी वो बना ले, और अगर सबने बनाई नहीं है तो बस फिर मैं यहाँ जल्दी से लिख के बनाता हूँ। माशाल्लाह सारे ही मेरे पास आलमी चैंपियन हैं, सबने एडजस्टमेंट अगर बनाई हुई है तो बस फिर बगैर रुके मैं भी यहाँ पर इंतहाई रफ अंदाज में एडजस्टमेंट बनाता हूँ। अच्छा देखो, पेपर में अगर इस सवाल को कोई बच्चा अटेम्प्ट करे क्वेश्चन 7 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सबसे पहले अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन 8, और वो क्वेश्चन 8 में लाजमी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाएगा, क्योंकि वो फेयर बनाने से उसका एक 20 नंबर का सवाल हो जाएगा, और फिर उसी फेयर एडजस्टमेंट को देखकर वो क्वेश्चन नंबर 7 इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अटेम्प्ट कर लेगा, राइट? अच्छा, अब बात यह है मेरा बेटा कि हम सर, जी बेटा बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 में कि इसमें ये चॉइस है और क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली मेरा बेटा, ये चॉइस है, या तो आप वर्कशीट बनाओ या आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ। कितना अच्छा है ना ऑप्शन, आप ये देखो। तो लेकिन आप अब बेवकूफ तरीन बच्चा नहीं होगा दुनिया का जो वर्कशीट बनाए, क्या ख्याल है? जी सर। क्योंकि वर्कशीट बनाने के लिए भी एडजस्टिंग बनानी पड़ेंगी, तो भाई हम सीधी सीधी यस सर। एडजस्टिंग बनाते हैं और साथ में क्या बना देंगे? साथ में क्लोजिंग, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, साथ में हम क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज बना देंगे। यस, कोई रिवर्सिंग नहीं है, क्या हो गया रिजा, इडियट? हाँ सिर्फ जी सर। एडजस्टिंग और अच्छा। क्लोजिंग, बस सही है। हाँ हाँ, हाँ, ओके सर। ओके। अच्छा, अब मैं एक सवाल का फॉर्मेट उठा के ना उसको कॉपी करके फिर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ। रुक जाओ जनाब जनाब जनाब, 27 आई पास, ये कौन सा ईयर है? 2019, और रेगुलर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सही है ISPS। ये बनाने से पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं ऑर्गेनाइजर ड्रॉ, हम क्या बना लेते हैं? एडजस्टमेंट बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं ये फर्ज करके एडजस्टमेंट बना रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर हम पेपर में बैठे हैं और खुदा ना खास्ता हमारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल अलग आता है,
और वर्कशीट और या एडजस्टिंग एंट्रीज वाला सवाल का डेटा अलग होता है, क्योंकि आप सबने देखा हुआ है ऐसे सवाल भी आए हैं कि एडजस्टमेंट का डेटा अलग और वर्कशीट का डेटा अलग। तो फिर ये एडजस्टमेंट कहाँ बनेंगी मेरा बेटा, दिमाग में, या इतनी रफ बनाओगे अपनी कॉपी में पेपर की कि बस तुम ही समझ पाओगे। बस मेहरबानी करके पेपर के टॉप पर यहाँ क्या लिख देना जरा बताओ, समझ रहे हो, ऐसे लिख देना, हाँ रफ वर्क। और ये आखिरी पेज पे ना लिखना बराए मेहरबानी, ये पेजेस के दरमियान में लिखना, और ताकि पेपर चेकर तुम्हें आगे पीछे पेजेस पलटने ना पड़े पागलों की तरह। अच्छा, अब रफ वर्क में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ये तो लिख दूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम 2019 रेगुलर क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, पहली एडजस्टमेंट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और 6250 से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाना है, तो चाहे ऊपर पहले से हो या ना हो फर्क नहीं। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। पहली एडजस्टमेंट रफ बना दी मैंने, अगर आपको खुदा ना खास्ता समझ में नहीं आई तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने नंबर 1 एडजस्टमेंट बनाई है, सही है, ओके। अच्छा चलें जी, शुक्र है फातिमा साहिबा भी आ चुकी हैं, वेलकम फातिमा। पॉइंट नंबर 2 मेरा बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 2, इसको बोल्ड कर दूं ताकि लोग मुझसे पूछे नहीं कि हम कौन सा सवाल करवा रहे हैं। और ये एडजस्टमेंट हम रफ अंदाज में कर रहे हैं क्योंकि पेपर में हमारी अजम्पशन ये है कि एडजस्टमेंट बनाने को अगर ना कहीं है। प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड, आप सबने एंट्री बनाई, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट, और इसकी एंट्री आपने बना दी जनाब 10,000 रुपये से मेरे मुताबिक। आपको जहाँ जो बात समझ में नहीं आया फ़ौरन बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। इसके बाद नंबर 3 पर आ गए, एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन सेल इक्विपमेंट पर 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और किस चीज़ पर, इक्विपमेंट पर, इक्विपमेंट, ई फॉर इक्विपमेंट, राइट। कैसे निकाला समझाने के लिए ब्रैकेट बना रहा हूँ, कहा इक्विपमेंट की वैल्यू ऊपर है कितनी, सेल इक्विपमेंट की वैल्यू 106,250 106,250 माइनस जो इस पे पहले से डेप्रिसिएशन हो चुका है, अगर सवाल में गिवन है कितना 31,250 31,250 इज इक्वल टू, बताना कितना आया लड़की, 75,000 75,000, 7 हाँ मल्टीप्लाई बाय 10%, 10 divided by 100, 10, सही मेरा बेटा। तो मेरा बच्चा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी, सही है, ओके। अच्छा ओके, तो अब मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है बताना जरा कोई, 7,500, सही है, 7,500। चलो अल्हम्दुलिल्लाह 3 एडजस्टमेंट बन गए। तो वो बेटा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा, तो ये ऊपर ईयर लिखा हुआ है 2019 रेगुलर क्वेश्चन 7, इसकी एडजस्टमेंट मैं रफ अंदाज में बना रहा हूँ, और इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ ये सीखना चाहती हैं तो बिल्कुल क्लास में, कोई बात समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछिएगा, सही। अच्छा जनाब, इसके बाद मेरे बच्चों, और ये रफ बना रहा हूँ इसलिए कि आपको ये बनानी आती हैं, ठीक है। तुबा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, तो आ रही है तुबा की आवाज़ क्यों नहीं आ रही अपना हुज़ैफा जरा माइक अनम्यूट करना बेटा, तुम्हारी आवाज़ तो आ रही थी मुझे, हेलो, हाँ आ रही है, सही है सही है, आ रही है हुज़ैफा, ओके थैंक यू। चलो तो वह बेटा कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी करके पूछ सकते हो, और आप चाहो तो अनम्यूट करके सवाल पूछ लेना जहाँ जो प्रॉब्लम हो। चलो भाई पॉइंट 4 पे आ गए मेरे बच्चों। पॉइंट 4 की एडजस्टमेंट, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट, 2019 रेगुलर क्वेश्चन 7, ठीक है बेटा। तो आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी सर। जी, ये 2019 रेगुलर क्वेश्चन 7 है बेटा, इसके एडजस्टमेंट ये मैं बना रहा हूँ, सही है, और इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊंगा।
अब अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होकर पूछना, और अब साथ साथ आप भी बना लो एडजस्टमेंट, अगर पहले से बनी हुई है तो चेक कर लो, ठीक है। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट, अमाउंट है 11,250। सही है प्यारे बच्चों, 11,250। अच्छा, इसके बाद जनाब अली बच्चों, इसके बाद जनाब अली हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट पर आ गए। फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट 10,000। तो हमने लिखा प्रीपेड सेल सैलरीज, क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर सेल सैलरीज जो है वो एक्सपेंस के नाम से लिखा है, और वो ईयर एंड पर कह रहा है कि सेल सैलरीज तो भी प्रीपेड है, तो अपने सेल सैलरीज एक्सपेंस को कम करेंगे, प्रीपेड को बढ़ाएंगे, और कितने से, 10,000 रुपए से। रिजा आलिया एडजस्टमेंट सही बनाई है तुम लोगों ने? यस सर, सही बनाइए सर मेरे पास भी बनी नहीं है ये। ठीक है फातिमा, गुड है। 6, बस इसके बाद फॉरेन इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है बेटा। तुबा आपके मोबाइल में या तो मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कोई मेरा ख्याल है कोई चीज़ डिस्टर्बेंस कर रही है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा ना, तो आप अपने माइक को म्यूट कर लें, जब कोई सवाल करना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा, सही है। अच्छा ओके बच्चों, थैंक यू बेटा। पॉइंट नंबर 6 पर आ गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ओके मेरा बेटा, इसकी अमाउंट है 77,500, और ये दोनों तरफ मैंने लिख दी है जनाब। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर तुबा आपके पास एडजस्टमेंट नहीं बनी हुई जल्दी से, क्योंकि ये एडजस्टमेंट को देखकर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अभी बनाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन सब बच्चों के पास बनी हुई है एडजस्टमेंट, तो आप बस मैं फ़ौरन तेज़ी से इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करूँगा। तुबा ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? जी सर। ओके ओके। अच्छा, आपके पास पहले से बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी? अब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बेटा प्यारे बच्चों याद रखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को शो करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पर। फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन, परफॉर्मेंस मींस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, position means what a business owns or what a business has to receive, what a business has to pay. It all you may get all things from the income statement and balance sheet. सही है? अच्छा, अब ये मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, ये मेरे पास पहले से बना हुआ है, आप इसको देख के परेशान ना हो। बिजनेस का नाम बताइए, सवाल में क्या दिया हुआ है? मैसर्स इब्राहिम एंड को, सही है? तो हमने यहाँ लिख दिया मैसर्स इब्राहिम एंड को, राइट। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह बैलेंस शीट भी बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा बच्चों, अब आप भी अपने पास ऐसी रसूमात ज़रा अंजाम दे दीजिए प्लीज़, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग अभी, और ये हिस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा प्लीज़, ठीक है। ये डबल लाइन से आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी हमारा सारा फोकस किस चीज़ पे? प्योरली इनकम स्टेटमेंट पे, सही है। और बड़ा कर देता हूँ उसको ताकि आपको वो नज़र ही ना आए कम। चलें, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा, इस तरह आपको देखने में मुश्किल होगी मेरे ख्याल से। ये देखिए, आप बोलें तो मैं इसको गायब कर दूं या आप इसको इग्नोर कर रहे हैं? इस कॉलम को मैं राइट कर देता हूँ, सही है? सर इग्नोर कर रहे हैं। हाँ इग्नोर, मैंने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन आपका भरोसा नहीं है ना यार, आप पता नहीं वहाँ देखना शुरू कर दें तो मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। मैसर्स इब्राहिम एंड को इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018 मेरा बेटा, सही है। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले रो में अगर आप इस तरह से 3 कॉलम बना लें रुपीज़ 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 के तो अच्छा है। अच्छा, ये 4 भी बन सकते हैं, अगर चौथे कॉलम की ज़रूरत पड़ी तो हम 4 बना लेंगे। मज़े की बात है, आप ना कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ना आपने कोई कॉलम बना के दिखाना है, लेकिन आपने अपनी अमाउंट्स को इस अंदाज से लिखना है कि वो ऐसे ब्रेक डांस करती हुई नजर आए जैसे ये नजर आ रही हैं।
अब कैसे होगा ये ब्रेक डांस? इसका बड़ा सिंपल तरीका है भाई, हमें सबसे पहले बिजनेस की इनकम दिखानी है कि हमने बिजनेस से इनकम कितनी जनरेट की। अच्छा, अब बात ये है कि बिजनेस होते हैं दो तरह के जो हम स्टडी करते हैं बीकॉम पार्ट 1 में, एक सर्विस बिजनेस और एक ट्रेडिंग बिजनेस। बहुत सारे ट्रेडिंग बिजनेस ऐसे होते हैं जो माल बेचकर खरीद के बेच रहे होते हैं, लेकिन वो साथ साथ कोई कंसल्टेंसी, कोई कमीशन पर काम कर रहे होते हैं जिससे उनकी फर्दर इनकम हो रही होती है। तो सबसे पहले हमेशा बिजनेस की वो इनकम दिखानी है जिस चीज का मेनली बिजनेस है, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी मेन इनकम क्या होगी? सेल्स। तो हम हमेशा सबसे पहले सेल लिख के दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस प्योरली सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ना नहीं है, तो फिर सर्विस बिजनेस में हमेशा सबसे पहले कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, जो भी इनकम होगी वो आएगी। सर्विस बिजनेस में सेल्स हमें नजर ही नहीं आती। नहीं आएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाग रहे हैं, मैंने कभी सो ना गया। तो सबसे पहले मुझे सेल्स लिखनी है। अब सेल नेट होगी या नहीं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, बताइए आपको सेल लिख के नजर आ रही है या नहीं? यस सर। नजर आ रही है? ओके, बताएं कितनी यस सेल, सर। कितनी सेल लिखी? 5 लाख। अच्छा, ये सेल आप कहाँ जाके ढूंढ रहे हैं? क्रेडिट साइड। शुक्र है। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइट पर? क्रेडिट। और अजीम है वो दुनिया का शख्स जो डेबिट में ढूंढे, ढूंढना तो उसे है ना। अच्छा, अब इसको नेट क्यों कब कहूंगा इसे नेट, ये बताओ सोच के। जब जब इसमें इसमें से सेल सेल रिटर्न डिस्काउंट। माइनस हो जाएगा। शाबाश, जब सवाल में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों नजर ना आए तो मैं इसी सेल को कह दूंगा कि ये मेरी नेट नेट सेल सेल। है। अब तुम सवाल में जाओ, डेबिट में जाके देखो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट कोई नजर आया? यस सर। तुमने बोला यस सर नजर आया। जब तुमने बोला नजर आया तो मैंने कहा ओके नजर आ गया। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं लेस सेल डिस्काउंट। नजर आया क्या? नो सर सर। सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। और इसके अमाउंट एक कॉलम पीछे लिखूंगा कब? जब सेल्स डिस्काउंट भी गिवन होगा। तो फिर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों को प्लस करके अमाउंट यहाँ लिखूंगा। लेकिन आज मुझे सवाल में सिर्फ सेल रिटर्न नजर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के इसमें से क्या कर दूंगा? लेस माइनस। सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 10,000 और जब हमने इसको इसमें से लेस किया तो हमारे पास 4,90,000 आया। इसके ऊपर हम बाकायदा एक लाइन भी लगा के प्रॉपर अंदाज में दिखाएंगे। ओके जी, 4,90,000 का नाम है, तो इसका मतलब है यहाँ से मैं नेट हटा दूं यकीनन, और इसका नाम है नेट सेल्स। सही है मेरे बच्चों, आगे बढ़ने लगा। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं वैसे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉमन नाम है तो इसीलिए मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया है। सही है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से लेस करनी है, खुदारा ये बात याद रखना। सही है, इसमें से क्या लेस करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा बेटा अब मैं इस कॉलम में तब तक कदम ना रखूंगा जब तक कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट पता ना चल जाए। सही है। तो चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद तो नहीं है या नहीं? चलें जो भी है यस सर है। यस सर। याद है तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या लिखते थे? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग। जाइए ऊपर ट्रायल, ओपनिंग। जाइए ऊपर ट्रायल बैलेंस में और देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग है। यस सर। अब मुझे कोई बच्चा ये समझाया मैंने इसे ओपनिंग किस बेसिस पे कह दिया? कभी कभी ट्रायल बैलेंस में एंडिंग भी तो होती है, ये ओपनिंग कैसे लिख दी मैंने इतने वसूख से? क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी थी। क्या बात है फातिमा, तुम तो छा गई भाई माशाल्लाह। और दूसरी बात ये, कोई बचकाना जवाब भी तो देना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कि इतना प्रोफेशनल जवाब दे दिया आपने। कोई बचकाना जवाब देगा तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर क्योंकि एंडिंग नीचे दी हुई है। मैं बोलूंगा वाह भाई वाह कितने खूबसूरत हो तुम। जाहिर सी बात है जब एंडिंग नीचे दी हुई है तो ओपनिंग ऊपर ही दी हुई होगी, है ना? तो ओपनिंग ऊपर दी हुई है और एंडिंग नीचे दी हुई है, वेरी गुड। लेकिन फातिमा का आंसर 100% करेक्ट।
जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देता है तो 99% क्वेश्चन में फिर वो ओपनिंग इन्वेंट्री बताता ही, कोई भी नहीं बोल रहा, बताता ही नहीं है। फिर वो कौन सी इन्वेंट्री बताता है? एंडिंग। ये वर्कशीट पढ़ाते में मैंने बताया, लेकिन आप लोग जिंदा नहीं है मेरा ख्याल है। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए सवाल में परचेजेस दी हुई है या निकालनी पड़ेगी? दी हुई है, परचेजेस डेबिट साइड पर है। कितनी? 2,50,000। इस परचेजेस को नेट परचेज कह दूं क्या डायरेक्ट? नो सर। बल्कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करूंगा, जो कि सवाल में दी हुई है 25,000। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो मेरे पास जवाब आएगा उसका नाम होगा मेरा बेटा परचेज। वेरी गुड, परचेज। वेरी गुड भाई, पढ़े लिखे लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़े लिखे लगे आप लोग। इसका नाम है ग्रॉस परचेज। अब ग्रॉस परचेज में से बेटा क्या करते थे, याद दिलाओ, शाबाश। परचेज रिटर्न अलाउ तो परचेज डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट दोनों हुए तो ये चौथा कॉलम यूज में आ जाएगा जहां मेरा कर्सर है। और अगर दोनों नहीं है तो मैं फिर एक है तो डायरेक्ट लिख के माइनस करूंगा, और अगर एक भी नहीं है तो फिर मैंने ये यहाँ गलत लिख दिया, फिर ये ग्रॉस नहीं है, नेट परचेज है और इसे यहाँ आना चाहिए। एग्री? यस सर। ओके, अब आप बताएं परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट दोनों में से कोई एक चीज है? यस सर, सर, दोनों। परचेज डिस्काउंट आपने बोला सर दोनों ही हैं, मैंने बोला भी कोई है। मसला नहीं है, दोनों है तो ये तो और अच्छी बात है। अगर दोनों है तो ये और अच्छी बात है। हम जल्दी से यहाँ परचेज रिटर्न भी लिख लेते हैं। परचेज रिटर्न लिखा है, परचेज डिस्काउंट भी लिख देते हैं। और जब मैंने ये लिखा तो मैंने कहा इसका मतलब है कितने कॉलम यूज होंगे? आप यकीनन चारों कॉलम। 4 कॉलम। एक्सीलेंट, 4 कॉलम। और परचेज डिस्काउंट की अमाउंट बोलना जरा बच्चों। परचेज डिस्काउंट 20,000। परचेज डिस्काउंट परचेज 20,000। रिटर्न 17,500। 17,000। किसी एडजस्टमेंट में ये दोनों नाम आए तो नहीं थे कम वक्त? ये नहीं एडजस्टमेंट, नहीं ना? तो इसका मतलब है, नहीं सर। इसका मतलब है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैंने दोनों को पहले आपस में किया प्लस, और फिर किया, दोनों को किया प्लस, और ऊपर वाली अमाउंट में से करूंगा माइनस। तो मेरे पास क्या आएगी प्यारे बच्चों? नेट परचेज। नेट परचेज। वेरी गुड, ये मेरे पास आ गई नेट परचेज। और इस नेट परचेज को, इस नेट परचेज को मेरे बच्चों मैं क्या करूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे। ऐड करूंगा। जैसे ही मैं ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करूंगा मेरे पास जवाब आएगा गुड्स या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल। जबरदस्त। तो ये आ गया मेरे बच्चों कितना? साथ साथ करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी लाइनें वाइनें प्रॉपर लगाते हैं। 2,93,750। एंडिंग इन्वेंट्री हमने एडजस्टमेंट बनाई है ऊपर, ये रही 77,500। तो हमने वो यहाँ लिखी माइनस 77,500। ये अमाउंट इसमें से लेस करूंगा, मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है मेरा बेटा? और कितनी आ जाएगी जनाब? 2,16,250। और इस 2,16,250 को मैंने फिर करना है क्या? माइनस। क्यों माइनस करना है? क्योंकि जो सामान मैंने 4,90,000 रुपये में बेचा है कस्टमर्स को, वो खुद मेरे लिए 2,16,250 का था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब याद है ना सबको? बेचे हुए सामान की असल कीमत, जिसे मैंने 4,90,000 में बेचा, वो 2,16,250 का मुझे पड़ा। तो ये करने से मुझे क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 273,750। कोई एतराज? नो सर। अच्छा, दूसरी मीटिंग के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। मीटिंग खत्म हो तो शराफत से फौरन तशरीफ लाइएगा। बस कुछ भी नहीं करना, आपने दोबारा फौरन ज्वाइन करना है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि दोनों दूसरी मीटिंग के एंड तक बैलेंस शीट लाजमी आपको बता दें। ठीक है? उसके बाद फिर आपको काम करने का मौका देंगे, जितना आप करेंगे फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कल परसों या जब भी मौका मिलेगा मुनासिब वक्त में आपको और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
लेकिन अभी आपके पास टाइम है और आप बाकी पुराना रिवीजन बेहतरीन तरीके से करते रहें। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे साथ साथ पढ़ के आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि भाई आप उसको पढ़ें, मतलब आप सिर्फ मेरे साथ पढ़ के और ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं बस तुमने सर से पढ़ लिया यही बहुत, ये गलत बात है। कम से कम हर सवाल 2-2 मरतबा प्रैक्टिस तो करें। चलें अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं जाके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं जनाब? बिजनेस को चलाने के खर्चे। वो कैसे पता चलेंगे? सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को ढूंढेंगे ट्रायल बैलेंस में। जब हम ट्रायल बैलेंस में ढूंढ के थक जाएंगे फिर हम एडजस्टमेंट में ढूंढेंगे। लेकिन हर खर्चे को लिखते हुए आंखें खोल के हमें एडजस्टमेंट चेक करनी होगी कि अगर एडजस्टमेंट में कोई खर्चा बढ़ा है तो उसे प्लस करके लिखूंगा, माइनस हुआ है तो उसे माइनस यानी कम हुआ है खर्चा, क्रेडिट हुआ है तो मैं उसे माइनस करके लिखूंगा। सही है मेरे बच्चों? तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में जाओ, खर्चे कहाँ पाए जाते हैं बताओ? डेबिट साइड। डेबिट में गए, मुझे बताओ सबसे पहला खर्चा किस नाम से नजर आया सब बच्चों को? बोल ही नहीं रहे आप लोग। सर ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। मैंने भी ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस लिख तो दिया लेकिन मैंने इसके आगे ब्रैकेट ऑन की। ब्रैकेट ऑन करने का मतलब क्या है सर? कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस किस वजह से बढ़ा या किस वजह से कम हुआ, और अगर ये ना बढ़ता ना कम होता तो मैं ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट को एज इट इज यहाँ पे लिख देता। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट वैसे तो कितनी है 62,500, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस मुझे अच्छे से याद है कि आया था। चलिए ऊपर चलते हैं। एडजस्टमेंट आपने भी अपने रजिस्टर में बनाई। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हुआ था कितने से? 11,250। ये अमाउंट मेरे खर्चे को क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा ओके मैं भी खर्चा बढ़ा लेता हूँ। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 11,250। ठीक है मेरा बेटा? नहीं समझ आया तो प्लीज पूछें। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 11,250। अब मैंने दोनों को प्लस किया, ये हो गया 73,750। सही है। इसके बाद अगला खर्चा मुझे नजर आ रहा है सेल सैलरीज एक्सपेंस। मैंने कहा इसमें भी एडजस्टमेंट है। बिल्कुल, कहाँ है एडजस्टमेंट? आइए आपको एडजस्टमेंट दिखाते हैं। पहले सेल सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में लिखी है 75,000, ये वो अमाउंट है जो हम पे कर चुके हैं, जिसे हम अपना खर्चा मान के बैठे हैं। और वो ऊपर कह रहा है कि सेल सैलरीज आप ज्यादा लिख के बैठे हो, आपकी सेल सैलरीज 10,000 से भी खर्चा नहीं बनी, वो प्रीपेड है। तो खर्चे को हमने क्या किया है? कम। तो मैं भी मेरे बच्चों यहाँ से क्या करूँ? सेल सैलरीज एक्सपेंस को बताओ। माइनस 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 10,000, ये आ गया 65,000। बताइए ट्रायल बैलेंस में और कोई खर्चा नजर आ रहा है आप में से किसी को? नो सर। तो अगर खर्चा नजर नहीं आ रहा तो हम खर्चा कहाँ जाके ढूंढें? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर 1 में पहला खर्चा नजर आया, बोले। बेड तो बेटा मैंने भी लिख दिया, आप भी। अच्छा आप में से आप लोग साथ बना रहे हो या भी बाद में बनाओगे? बना रहे हैं सर। ओके, साथ साथ बनाते हो, शाबाश। बैड डेट एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट कैसे लिखेंगे? भाई मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में तो नजर ही नहीं आ रहा ना, बस यही नजर आया 6,250। अब कोई बच्चा अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैच करने लग जाएगा तो गलत है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, ये ऊपर वाली अमाउंट से मैच नहीं होगा, बैड डेट एक्सपेंस मैच होगा। तो बैड डेट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नजर ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा 6,250 एज इट इज लिख दो। लिख दिया 6,250। इसके बाद मेरा बेटा अगली एडजस्टमेंट में जाओ। खर्चा नजर आ रहा है क्या? ऑफिस रेंट एक्सपेंस 10,000। जी मैंने भी लिख दिया ऑफिस रेंट एक्सपेंस। ऑफिस रेंट एक्सपेंस कितना है जनाब अली? ऑफिस रेंट एक्सपेंस 10,000। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऑफिस रेंट एक्सपेंस समझ आ गया? यस सर। ओके बच्चों ऊपर चलते हैं।
इसके बाद हमें नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500। मैं वापस आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500 रुपए, ये मैंने लिख दिया। क्या खर्चे खत्म हो गए भाई? मुझे क्या पता, हम ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, वो एडजस्टमेंट में देखते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद एक और खर्चा नजर आया, क्या? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। सोच समझ के बताओ, ये खर्चा ऑलरेडी मैं प्लस कर चुका हूँ एक्सपेंस में या नहीं? यस सर, हो चुका है प्लस। ओके, नो सर। नहीं हुआ? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस प्लस नहीं किया था मैंने? सर वो सेल सैलरीज एक्सपेंस थी। ऑफिस सैलरी था। ये देखो ऑफिस सैलरी ये था, माजिद ऑफिस सैलरी ये था बेटा, सही है मेरा बेटा? ओके सर। और ये सेल सैलरीज था, दोनों हो चुके हैं मेरा बेटा। इसका मतलब है ऑफिस सैलरीज भी हो चुका है और सेल सैलरीज एक्सपेंस भी हो चुका है, और कोई खर्चा अब हमें नजर ही बेटा नहीं आ रहा। बस बहुत शुक्रिया, आपने बोला नहीं आ रहा, वरना हम खुद ही बोलते थे। ये सारे खर्चों का आप सबने यकीनन प्लस कर लिया। इनका सम बना 162,500। ये खर्चों को हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। लॉस। प्रॉफिट आया या लॉस? सोच के बताओ। कैसे आया प्रॉफिट? प्रॉफिट 2,73,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, 1,62,500 के खर्चे। बिजनेस अभी भी प्रॉफिट में है, 1,11,250। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके बच्चों, इसके बाद अगर सवाल में कोई अदर इनकम है, अगर, तो हम उस अदर इनकम को लिख के ऐड करेंगे, और अगर नहीं है तो यही हमारा नेट प्रॉफिट है। अदर इनकम किस साइड पे हो सकती है? अदर इनकम किस साइड पे हो सकती है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे गए, जाके देखा, पहला नाम अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल, मॉर्टगेज पेबल, इब्राहिम कैपिटल, सेल्स। फिर क्या नजर आया? कमीशन इनकम 10,000। मैंने कहा ओके, कमीशन इनकम 10,000 है और इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नजर आई ही नहीं थी, ना कमीशन इनकम बढ़ी ना कमीशन इनकम कम हुई। बस मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास 1,21,250 नेट प्रॉफिट आ गया। रिजा अलीहा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है जल्दी बताओ? वर्कशीट वाला, क्लोजिंग एंट्रीज वाला। रिजा और अलीहा, वर्कशीट बनाई हुई है फातिमा, महाजेब, इस सवाल की? नो सर, किसी ने भी नहीं बनाई थी, सारे ढीले पतीले हैं। क्लोजिंग एंट्रीज बनाई है सवाल की? सर मैंने क्लोजिंग एंट्री, जी सर मेरा 121,250 ही आ रहा है क्लोजिंग एंट्रीज का। वर्कशीट मैंने गलत बनाई थी शायद। तो अब आप उसको सही कर लीजिएगा शराफत से खुद, ठीक है? और देख लीजिएगा आपने क्या गलती की है। चलें, अब हम बैलेंस शीट बनाएं। आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है? यस सर, लेना है। अरे ऊपर वाली हम प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। सर 1 मिनट रुकिएगा। रुक गया। ये ना स्क्रीनशॉट ले लें जिन लोगों को लेना है। फिर इनकम